अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में और उसमें अब तक हम देख चुके हैं कि कैसे एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स या बंडल्स होते हैं मसल सेल में, और वो फिलामेंट्स ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सार्कोमियर शॉर्ट हो जाता है और हम कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड हालत में है। उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म भी हमने देखा कि कैसे जब सेल के अंदर कैल्शियम आता है और वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटती है और एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होती हैं, जिनके ऊपर मायोसिन के ग्लोबुलर हेड जुड़ते हैं और मायोसिन को अपने ऊपर स्लाइड करवाते हैं और नतीजे में मूवमेंट होती है। फिर इन क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होते हैं। अगर एटीपी अवेलेबल ना हो तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड हालत में रहेगा और वो स्टिफ हो जाएगा। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू क्यों करता है, इसके बारे में अब हम जरा डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती कब और कैसे और क्यों है। तो बेसिकली मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है जब उसको ब्रेन से सिग्नल मिलता है, और ब्रेन से मसल को सिग्नल मिलता है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है। और नर्व इम्पल्स आती कहाँ से है? नर्व इम्पल्स आती है न्यूरॉन्स के थ्रू। तो न्यूरॉन्स आते हैं ब्रेन से सिग्नल लेकर और वो फैले हुए होते हैं मसल सेल्स के इर्द गिर्द। जिस जगह पर मसल आकर न्यूरॉन आकर मसल से जुड़ता है, इस जगह को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन का मतलब है जोड़, न्यूरोमस्कुलर जहाँ पे न्यूरॉन्स और मसल आपस में मिले। अब एक न्यूरॉन आकर काफी सारे मसल सेल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, सिंगल न्यूरॉन। तो जितने फाइबर्स के साथ सिंगल न्यूरॉन जुड़ा हुआ हो वो सब मिलकर एक मोटर यूनिट बनाते हैं, और जब उस न्यूरॉन से सिग्नल आता है तो वो साइमल्टेनियसली सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में। अब बेसिकली होता क्या है कि मसल सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जगह जगह पर अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और नालियों का एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है। लंबी लंबी सी नालियां होती हैं जो यहाँ पे आपको पिंक से कलर में नजर आ रही हैं। इनको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। सार्कोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मसल सेल की है, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है और अंदर से हॉलो है, और इसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। टी से मुराद है ट्रांसवर्स, यानी कि ये मसल फाइबर से 90 डिग्री के एंगल पे है, और जो मटेरियल बाहर है वही मटेरियल इन नालियों के अंदर भी होता है। और इस तरह की हजारों ट्यूब्यूल्स मिलकर टी सिस्टम बनाती हैं, ट्यूब्यूल्स का पूरा एक नेटवर्क बनाती हैं, और ये जी लाइन के पैरेलल सेल के अंदर जगह जगह पर मौजूद होती हैं, हर मायोफाइब्रिल में। ठीक है जी। इन ट्यू ट्यूब्यूल्स के अलावा मसल सेल में नालियों का एक और नेटवर्क है जो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल के लिए हमने सार्को का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो फैली हुई होती है। लेकिन अब ये आम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी ही होती है, लेकिन इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। स्पेशल फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली यहाँ पर टी ट्यूब्यूल से सिग्नल रिसीव करती है और उसके रिस्पॉन्स में ये आगे फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अंदर एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गेट्स लगे हुए हैं कैल्शियम आयंस के लिए, और इसने जरूरत के लिए स्टोर करके रखे हुए होते हैं काफी सारे कैल्शियम आयंस। अब जब न्यूरॉन से सिग्नल आता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फैलता है और साथ ही साथ वो टी ट्यूब्यूल्स पे भी फैलता है, और टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक सिग्नल जाता है। जैसे ही ये सिग्नल, ब्रेन से आने वाला सिग्नल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पहुंचता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम के गेट्स ओपन हो जाते हैं अचानक, और इनसे कैल्शियम बाहर निकल के सेल के ऊपर फैलना शुरू कर देता है सेल के अंदर। और ये कैल्शियम जाकर बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, और ट्रोपोनिन फिर ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करती है और बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जी लाइंस आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
अब मसल्स के बारे में हम कहते हैं कि ये ऑल और नन रिस्पॉन्स शो करते हैं। ऑल और नन रिस्पॉन्स का मतलब है कि या तो वो मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर वीक सिग्नल आएगा तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ऐसे नहीं होता। बल्कि या तो सेल मुकम्मल रिस्पॉन्ड करता है या बिल्कुल ही रिस्पॉन्स शो नहीं करता, बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। फिर डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आप बाजू कितना घुमा रहे हैं, कितना हिला रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर काफी सारे न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रहे हैं और काफी सारे मसल फाइबर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपके बाजू ज्यादा मुड़ेंगे। अगर कम फाइबर्स को सिग्नल मिल रहा है तो आपका बाजू कम मुड़ा होगा। और यानी कि इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नंबर ऑफ फाइबर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। सिग्नल उसी तरह ब्रेन से आ रहा है।